Hello, welcome to Codex. So this is the second video of React series basically. Actually not the second, but जब से हमने स्टार्ट किया है React को तब से सेकंड वीडियो है, ठीक है। ओके, सो लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट जो वीडियो था React का, जो हमने React जब स्टार्ट किया था फाइनली, राइट? तो उसमें अपन ने क्या था, React के एप्लीकेशन को क्रिएट किया था, व्हाट इज React एंड व्हाई वी यूज React, राइट? एंड रिएक्ट के एप्लीकेशन को हमने रन करके देखा था, राइट? इट वाज द ओनली थिंग जो हमने किया था लास्ट वीडियो में। मैंने प्रॉमिस किया था इस वीडियो में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर, राइट, एंड कंपोनेंट एंड व्हाट इज JSX ये बताऊंगा, राइट? अगर हमें समय मिलेगा, थोड़ा टाइम बच जाए, तो आई ट्राई कि मैं स्टेट एंड प्रॉप्स भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो पहले तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को ये भी कि जो स्टार्ट करने का कमांड होता है जब भी आप वीट यूज करते हो, अगर आप नहीं जान रहे हो अभी क्योंकि आपने अगर डायरेक्टली सेकेंड वीडियो में आ गए हो, तो आई रिकमेंड कि आप पहला वीडियो जाकर देख लो यहाँ पे एंड फिर इस पे आओ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसी पे मूव करना चाहते हो, तो अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम रिएक्ट को, इस रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए वीट यूज कर रहे हैं, राइट? वीट इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो अपन यूज कर रहे हैं। तो उसके केस में आपको npm run dev ये कमांड चलेगा जब भी आप वीट यूज करोगे तो, ठीक है। इसको अपन देखते हैं कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक हमारा एप्लीकेशन रिएक्ट का क्रिएट होके तैयार हो गया था, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं ये फोल्डर क्या क्या कौन कौन सा रोल प्ले करता है, राइट? सो vit.config.js ये बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मीन्स ये जो वीट है आपको एक तरह से रिएक्ट के इस एप्लीकेशन को रैप करके अपने रैप एज अ रैपर वीट काम कर रहा है, राइट? मीन्स ये जो भी बिल्ड करना हो आपके प्रोजेक्ट को, अगर कुछ भी बिल्ड करना हो एंड बंडलिंग करनी हो, जो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो उसको मैनेज करना हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, प्लगइन्स देख रहे हो आप, वीट की प्लगइन डली हुई है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट को कहाँ से लेके आया हुआ है? वीट जेएस के अंदर से जो प्लगइन है रिएक्ट का, उससे लेके आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एज अ रैपर काम करता है रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए, राइट? यहाँ पे सेम इन दिस फाइल और भी एक्सटर्नल अगर आप कोई डिपेंडेंसी डालते हो जो कि चाहिए, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बोले तो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स, दूसरे फ्रेमवर्क्स जो आपको कंबाइन करने हो आपको रिएक्ट के साथ, राइट? तो दूसरे फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं? या तो स्टाइलिंग का फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है, या फिर डिजाइनिंग का ही कोई दूसरा फ्रेमवर्क भी आप साथ में अटैच करना चाहते हो, वो भी हो सकता है। बट फॉर नाउ आई विल से कि स्टाइलिंग के लेके चलो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टेलविंड सीएसएस की, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा, टेलविंड सीएसएस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ सीएसएस, राइट? तो उसको यूज करने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको उसके प्लगइन को यहाँ पे टेलविंड के प्लगइन को यहाँ पे यूज करना होगा, और अपन टेलविंड से यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जैसे ये इंपोर्टेड है, राइट? किसी भी प्लगइन को अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू इंपोर्ट, और इंपोर्ट का ये ES मॉड्यूल का ये फॉर्मेट है जिसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ES मॉड्यूल का ये फॉर्मेट है, इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो और किसी भी मॉड्यूल को यूज कर सकते हो, ठीक है। आइदर वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हो या फिर जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मॉड्यूल हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं रीडमी फाइल। रीडमी को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ये आपके एप्लीकेशन में अगर नहीं भी होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सिंपली आपका एप्लीकेशन रन होगा। बट रीडमी फाइल का मतलब ये होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उसके फ्लोज क्या है, कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को अगर आपको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में गिटहब पे दिखाना हो, गिटहब पे बेसिकली गिटहब पे दिखाना हो, या फिर आप इसको एक पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एज अ पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट कुछ एक्सटेंशन आते हैं, मैं वो लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को आखिर के इस कोर्स के आखिरी में, तो वो भी कर सकते हो। एक तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा यहाँ पे, और उसको अगर पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लो तो ये एमडी से, दिस इज लाइक मार्कडाउन फाइल्स कहा जाते हैं इसको, .md एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे आप पूरी वर्कफ्लोज रखते हो, कैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लाइक दो तरह के वर्कफ्लोज हो सकते हैं, एक तो डेवलपर के लिए हो सकता है, एक यूजर के लिए हो सकता है। बट यूजर आपके गिट प्रोफाइल पे क्यों ही आएगा, राइट? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये रीडमी फाइल जो है आपको यूज होता है कि जब नेक्स्ट कोई डेवलपर इसको यूज करेगा, इस प्रोडक्ट पे काम करेगा,
तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी डले होंगे जो वो उसको फॉलो करना होगा इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, राइट। आप देख सकते हो पहले से ही डली हुई है कि कंपाइल करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, राइट। एक्सपांडिंग द स्लिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो ये ऑलरेडी डली हुई है। बट ये सब आप हटा सकते हो, कोई ऐसा ये मैंडेटरी नहीं कि ये रहना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं पैकेज डॉट जेसन। सो पैकेज डॉट जेसन इज बेसिकली लाइक यू कैन से इट्स लाइक अ न्यू आई मीन ब्रेन, लाइक रिमेम्बरिंग पावर, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और जब उसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को बनाते हो तो आप क्या करते हो, अलग अलग की डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करते हो। मल्टीपल डिपेंडेंसीज होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज होते हैं जो इंस्टॉल करते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्ट डॉम जो है वो राउटिंग के लिए यूज हुआ है, मतलब अगर मल्टीपल पेजेस वगैरह का एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए रिएक्ट डॉम को आपकी जरूरत पड़ती है, राइट। इन द सेम वे आप देख सकते हो ये इसलिंट वगैरह जो आपको सिंटेक्स एरर वगैरह पकड़ने में हेल्प करता है एंड ऑल, राइट। एंड ये देखो वीट भी एक ग्लोबल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि इस पैकेटोजेसन के अंदर मेंशन है। तो मोटा मोटी इस पैकेटोजेसन का काम क्या होता है कि अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं कि अभी जो मेरे नोड का वर्जन है वो है लेट्स से कि 22 है, राइट। नोड हाइफन भी नोड का मेरे वर्जन 22 है, राइट। बट अगर इसी एप्लीकेशन को तो इस अभी जब मैं जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, राइट, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, हमारे इस नोड 20 ये दिस नोड 22 जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करके देगा, नोड 22 के अकॉर्डिंग एंड दिस रिएक्ट वर्जन के अकॉर्डिंग, रिएक्ट 19.20। आप ये जो अपर साइन देख रहे हो ये कहता है कि ये एप्लीकेशन जो है आपका 19 तक भी चलेगा और उसके ऊपर के सारे वर्जन्स पे फुल्ली कंपैटिबल होगा, ठीक है। ये एरो का साइन वही होता है, बट ये रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो 19, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में आप एरो रखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं ये स्पेसिफिकली इसी वर्जन पे काम हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइक अगर मैं इसको इस वर्जन पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो बढ़िया है, सही रहेगा, ये काफी सही भी है कि आप एक पर्टिकुलर वर्जन पे ही चलो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अपन क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं उसके वर्जन को कंपैटिबल रखने के लिए अपन क्या करते हैं, पैकेजेशन के अंदर वो सारे वर्जन्स रखते हैं, सारे पैकेजेस के वर्जन, कौन सा पैकेज इंस्टॉल हुआ है, कौन सा वर्जन है, कौन से, ये सारे अपन रखते हैं। अपन प्रोजेक्ट का नाम, अपने प्रोजेक्ट का वर्जन वगैरह सब यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये इसका एक बार पैकेटोजेशन का एक बार रोल और आएगा, ठीक है, अपन एक बार और देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन। दिस फाइल इज बेसिकली कि जो भी पैकेजेस आप यहाँ इंस्टॉल कर रहे हो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। पैकेज डॉट जेसन हाइफन लॉक डॉट जेसन क्या करता है, उस डिपेंडेंसीज के डिटेल्ड डिपेंडेंसी हो सकता है कि ये कहाँ पे आपके इस एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे वो स्टोर्ड है, क्योंकि जब भी आप कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो वो डिपेंडेंसी बेसिकली एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, आपने स्लाइडर्स वगैरह देखे होंगे वेबसाइट पे, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट मेरा थोड़ा सा डाउन है आज। तो अगर स्लाइडर्स वगैरह आपने देखे होंगे कि ऐसे एक इमेज जा रही, दूसरी आ रही है, एक जा रही, दूसरी आ रही है, एक जा रही, दूसरी आ रही है, ऐसे करके, राइट। तो उसके केस में क्या होता है कि वो एक पूरी की पूरी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन किसी ने बना के रख दिया है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी, आई एम सॉरी, कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी किसी ने बना के रख दिया है एंड रिएक्ट में आप सिंपली उसको यूज करते हो। तो जब आप यूज करते हो तो अब क्योंकि अब हो सकता, अब जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे में ना इंटरनेट नहीं है, राइट। अब मैंने अपने अपने एप्लीकेशन को रन कर लिया है, राइट। अगर मान लो यहाँ स्लाइडर होता तो वो क्या करता, जिससे मैंने इंस्टॉल किया है जिस सर्वर से, कहीं ना कहीं तो वो डिप्लॉयड होगी उसकी लाइब्रेरी, कहीं ना कहीं तो रखी होगी, तो वो क्या करता, वहां से फेच करने की कोशिश करता, और इंटरनेट मेरा डाउन था तो वो फेच नहीं होता और वो चलता नहीं, राइट, यही करता वो। लेकिन द मोमेंट आप ये इंस्टॉल कर लेते हो, अपने लोकली डाल लेते हो यहाँ पे, तो क्या करता है ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सभी जो लाइब्रेरी जब इंस्टॉल करते हो वो एज अ प्रोजेक्ट इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जब प्रोजेक्ट पूरी की पूरी फाइल ही स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी वीट की या फिर जॉड ऑलरेडी ढली हुई है, वीट ऑलरेडी जॉड डाल के देता है, बट ठीक है,
जॉड पे अभी नहीं जाते, किसी कोई और जो अपने को दिख रहा हो सामने, फॉर एग्जांपल वीट ही देख लेते हैं, है ना, TUB या ये देखो। तो वीट इज बेसिकली, मैंने कहा था आपको, वीट भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही है। तो उसको बार बार जो है इंटरनेट की हेल्प नहीं चाहिए होगी। इसके लिए क्या किया, इसने पूरी की पूरी वीट को इस नोड मॉड्यूल के अंदर एज अ प्रोजेक्ट फोल्डर डाल दिया, एज अ प्रोजेक्ट ही डाल दिया। अब ये इसके अंदर पैकेटाइजेशन के अंदर आप सर्च करोगे वीट, सर्च करो, ये देखो, ये उसके पूरे के पूरी पाथ को दिखा रहा है कि कहाँ पे है, कहाँ से कौन किसको उठा के लाना है, कौन सा वर्जन है। ये देखो नोड मॉड्यूल के अंदर पूरा पूरी तरह से डिपेंडेंसी उस प्रोजेक्ट का, मतलब ये जो वीट है ना, उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज हुई है वो उसका इन्फॉर्मेशन रखता है। आप ये देखो, ES बिल्ड, FDR, है ना, पिको मैच, पोस्ट CSS, तो ये सारे जो डिपेंडेंसीज है ये यूज हुई है इस वीट एप्लीकेशन को बनाने, इस वीट लाइब्रेरी को बनाने के लिए। बहुत सारे होंगे, आप यहाँ देख सकते हो इंजन कौन सा यूज हुआ है, पेयर डिपेंडेंसी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है जो भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं उसका। यानी मोटा मोटी बात यही हुआ कि नोड मॉड्यूल जो है पैकेट और जेसन के हेल्प से नोड मॉड्यूल क्रिएट होता है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसमें हमने वर्जन रखा है, राइट, यानी रिएक्ट का कौन सा वर्जन रखना है, वीट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो जब अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं इस नोड मॉड्यूल को मेरे को डिलीट कर दिया, मैं मान के चलता हूँ कि नोड मॉड्यूल नहीं है मेरे में, ठीक है, तो नोड मॉड्यूल जब नहीं होता है वो डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोड मॉड्यूल डिलीट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप। उसी लिए हमारा पैकेटाइजेशन है, इस चीज को बताने के लिए कि जब मैं एक कमांड रन करूंगा npm install, ठीक है, द मोमेंट मैं ये कमांड रन करूंगा क्या होगा, अभी के लिए तो ये बस चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि फेल भी हो सकता है, मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा सीन है। मैं देख लूं भाई इंटरनेट का, हाँ, इंटरनेट का थोड़ा सा सीन है, ओके कोई नहीं। तो मैंने जस्ट द मोमेंट मैं npm इंस्टॉल हिट करूंगा, npm इंस्टॉल, ये क्या करता है, इस पैकेज जेसन के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, जितने भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, उन सभी को पहले तो वो इंस्टॉल करता है, मतलब पूरी की पूरी इंटरनेट से लेके आता है और इस आपके नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर डालता है सभी बेसिकली लाइब्रेरीज को, सभी डिपेंडेंसीज को, एंड उसकी डिपेंडेंसीज को भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि वीट का जो एक दूसरी डिपेंडेंसी थी वो थी ES बिल्ड करके था, राइट। तो ये देखो आप, ES बिल्ड भी यहाँ पे है, मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा इस एप्लीकेशन को लोकली रन करने के लिए, ठीक है, वो सभी को जब आप npm इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके बेसिकली इस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर डाल देगा, राइट। तो नोड मॉड्यूल फोल्डर आप डिलीट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पैकेटाइजेशन हमारा हेल्प करता है उसको वापस से लेकर आने में, राइट। तो ध्यान रहे पैकेटाइजेशन कभी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी की तरह से आपके एप्लीकेशन के वर्जन को सेव करके रखता है। आप करंटली जब आपने वर्जन, जब एप्लीकेशन क्रिएट किया था तब जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई थी उसकी क्या क्या वर्जन थे, और उसी हिसाब से आपने कोड लिखा होगा, उसके स्ट्रक्चर, उसके सिंटेक्स, इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए, इस वीट को यूज करते हुए, रिएक्ट डॉम को यूज करते हुए, अगर एक्स्ट्रा कोई लाइब्रेरी हम यूज करेंगे जॉड वगैरह, तो उसको करते हुए, इन सभी को यूज करते हुए, रिडक्स वगैरह यूज करेंगे, तो इन सभी को यूज करते हुए जो कोड आपने लिखा था वो था इस पर्टिकुलर वर्जन कंपैटिबल। हो सकता है कि इन फ्यूचर में भी सेम ही हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर नेक्स्ट वर्जन में वो थोड़ा बहुत चेंज करे, तो आपका कोड जो है वो उस समय फट जाएगा, मतलब आपका काम नहीं करेगा वो कोड, प्रोडक्शन में हो या फिर कहीं भी हो वो फट जाएगा आपका, जब आपके पास ये पता नहीं होगा आपके एप्लीकेशन को कि जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो ये वर्जन कौन सा था। क्यों, तो फिर वो क्या करेगा, जब आप उसको मैनुअली इंस्टॉल करोगे तो या तो आप ये कोई भी वर्जन उठा लोगे, है ना, या फिर आप कैसे देखोगे अपने कोड में कि कौन सा वर्जन, नहीं देख पाओगे। तो उसी के लिए यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रहती है, और उसी इन्फॉर्मेशन के लेके आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, इंस्टॉल करते हो, और उस लाइब्रेरीज के सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हो, और वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन index.html। दिस इज बेसिकली, आप नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो index.html ये आपका कभी भी किसी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट बोले तो अगर मैं इसको आपको ये करके देखूं, इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट कैसे किया मैंने, आप ध्यान रखना, या तो आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है, आइदर आप कंट्रोल शिफ्ट आई अगर विंडोज सिस्टम पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है और पॉइंट करना है, किसी भी एलिमेंट को पॉइंट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एरो पे,
ये डेव टूल्स वगैरह जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। ये डेव टूल्स है, बेसिकली डेवलपर टूल्स है। जब आप डेवलप करते हो, किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, किसी वेबसाइट को बनाते हो, तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क में कौन सा ऑल, फेच, डॉक्स, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये कौन-कौन से रिक्वेस्ट होंगे, कंसोल में क्या देखना है, एप्लीकेशन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, मेमोरी क्या होता है, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो अभी के लिए अपन कंसोल देखेंगे एंड एलिमेंट देखेंगे। ठीक है? इसको आप मूव करा सकते हो। तो मैं कंसोल और एलिमेंट देखूंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं तो एलिमेंट देख रहा हूँ। ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, HTML हमारा एंट्री पॉइंट है। तो यही वो है हमारा एंट्री पॉइंट, राइट? दिस वन। और इसके अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है वो रहेगा हमेशा इस रूट के अंदर। ध्यान रखना, हमेशा इस रूट के अंदर रहेगा हमारा एप्लीकेशन, बॉडी के अंदर नहीं, रूट के अंदर। मतलब नया कोई भी पेज अगर आप ऐड करोगे तो वो रूट के अंदर रेंडर होगा, राइट? इस रूट के अंदर। अब वो कैसे होता है, उसको रेंडर करने के लिए इस रूट के अंदर हम सभी जितने भी पेजेस क्रिएट करते हैं उसको ला के यहाँ पे फिट कैसे करते हैं। सबको यहाँ तो नहीं रख सकते, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते। दैट इज नॉट लाइक कि आप ये नहीं कर सकते हो, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं इसको रन कर लूँ थोड़ा, क्योंकि वो वापस से सर्वर स्टॉप हो गया था। ठीक है? तो ये आप नहीं कर सकते, इस तरह से आप नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि मैंने रिफ्रेश किया और थोड़ी देर के लिए वो आता है, थोड़ी देर के लिए आता है और फिर वो गायब हो जाता है, फिर ये वाला आ जाता है। तो ये कहाँ से आ जाता है, राइट? तो अभी चलते हैं वहाँ पे। फिर चलो SRC मॉडल के अंदर, SRC फोल्डर के अंदर। ठीक है? एंड SRC फोल्डर के अंदर जो आपका मेन एंट्री होता है वो होता है मेन डॉट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेगा, HTML से मूव कर हम जावास्क्रिप्ट पे, मींस सब कुछ, एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट इन रिएक्ट जेएस। ठीक है? ध्यान रखना, सब कुछ जो है रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है? कुछ भी HTML CSS टाइप का, कुछ HTML टाइप का कुछ नहीं होता, CSS तो होता है, HTML टाइप का कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं HTML, हम कैसे लिखते हैं इसके अंदर, क्या हमें हेल्प करता है लिखने में। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना समझो कि मेन हमने क्या किया। यहाँ आप देख सकते हो कि नॉर्मल मोनोलिथिक वे से जो अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करते हैं वही किया रूट, और उसके अंदर रेंडर कर रहा है पूरी की पूरी एप्लीकेशन को। मतलब उस रूट के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन चीजें हैं वो आप रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लोरेम रखूं तो वो लोरेम भी आ जाएगा। आजा भाई, ये आ गया, देखो। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ऐसे ऐप रखोगे, मल्टीपल ऐप रखोगे, तो ये मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है? ऐसे मल्टीपल आ जाएगा। मतलब ये आपका एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ से मैं इन सबको हटा दूं, इसको हटा दूं और सिर्फ ये लोरेम वाला पार्ट रखूं, तो सिर्फ मेरा लोरेम वाला पार्ट रह जाएगा, दिस वन, राइट? सो अब क्या हो रहा है, उस रूट के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को, अपने जो भी नया पेजेज एंड ऑल होगा उन सबको इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इन दिस वे। ठीक है? नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ये SRC फोल्डर को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट उसी हिसाब से फिर आपको प्रॉपरली जब इंस्टॉल वगैरह करोगे, ये इंस्टॉल करो या फिर इंपोर्ट करो किसी चीज को, तो उसको आपको प्रॉपरली ये हैंडल करना पड़ेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसलिंट कॉन्फ़िग। इसलिंट जो है, इसलिंट को भी देख लेते थोड़ा सा। ये आप इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये आप बहुत वो नहीं है, बट यस डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है। जब आप एक अच्छा डेवलपर बनते हो, एक बड़ा डेवलपर बनते हो, एक बड़ी सी एप्लीकेशन को मैनेज करते हो, तो ये इसलिंट काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। नॉट ओनली प्रॉब्लम करता है, ये सेफ भी करता है आपके एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में फटने से, क्योंकि आपको ये वार्निंग्स इश्यूज जो भी आते हैं, सिंटेक्स इशू हो या फिर किसी तरह का आपने कोड में ऐसे कोड लिखे, मैलिशियस कोड जो कि अननेसेसरी है, रिपीटेड है, मतलब वो सबका वार्निंग आपको देता है। जो सिंटेक्टिकली सही नहीं है उन सब का वार्निंग देता है आपको। ठीक है? तो ये इसलिए जो है काफी जरूरी भी है एप्लीकेशन के लिए। ठीक है? इसको समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं लोग। आप देख सकते हो इसने डिस्ट को इग्नोर करके रखा है, डिस्ट बोलते तो बिल्ड फोल्डर को। ठीक है? जब बिल्ड बनाएगा तो वो अपन देखेंगे। और इसने ये देखो क्या ये भी करके रखा है कि किस किस फाइल को मॉनिटर करना है, तो JS फाइल को और JSX फाइल को, इन दोनों को मॉनिटर करना है। ठीक है? स्लिंट के अंदर इस दोनों फाइल को लेकर आना है और मॉनिटर करना है। अगर कुछ सिंटेक्स गलत लिखता है, कुछ ऐसे वेरिएबल डिक्लेरेशन डबल करता है, तो ये सारी चीजों को वार्निंग रन टाइम, डेवलपमेंट टाइम पे ही दे दो। ठीक है? सो वो पहले फिक्स कर ले और फिर प्रोडक्शन में ऐसी चीजें फेलियर का कारण ना बने। ठीक है? तो वो हो गया इस लेंथ का। मेन हमने देख लिया app.jsx। अब हम जब कंपोनेंट पे चलेंगे तो app.jsx को देखेंगे। app.jsx इज लाइक अ कंपोनेंट। ठीक है? वो अपन देखते हैं। उससे पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि JSX क्या होता है, राइट? जैसे कि मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको JSX बता दूंगा। तो JSX इज लाइक नथिंग, कुछ अलग नहीं है। बट अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इस जावास्क्रिप्ट लाइक
एक्सएमएल सिंटेक्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक्सएमएल सिंटेक्स है। एक्सएमएल सिंटेक्स मतलब कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। हालांकि हम नॉर्मल वे में ये कर नहीं सकते थे, राइट, हम नॉर्मल वे में ये नहीं कर सकते थे। अगर मेन डॉट जेएस के अंदर भी देखो तो ये एचटीएमएल लाइक स्ट्रक्चर ही है, ऐप के अंदर भी ये एचटीएमएल लाइक स्ट्रक्चर ही है, तो हम नॉर्मल वे में ये कर नहीं सकते थे। सो जावास्क्रिप्ट ने रिएक्ट में क्या इंस्टॉल किया, JSX XML लाइक सिंटेक्स, ठीक है। उससे क्या होता है, आप एक एप्लीकेशन के अंदर एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप HTML के कोड लिख सकते हो। यहाँ साथ में जावास्क्रिप्ट के कोड भी लिखे हुए हैं, मतलब आप ऐसे फंक्शन भी लिख सकते हो, फॉर लूप भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ भी स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट, और समथिंग, फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग क्रिएट करो, HTML का फाइल अलग क्रिएट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे होता ये है कि काफ़ी आसान हो जाता है। जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही, रिएक्ट का जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था तभी बताया था कि किस तरह से ये डेवलपमेंट को फास्ट बना देता है ना। दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट HTML के अंदर इस HTML फाइल के अंदर, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये HTML लिखा है, और इसी HTML के अंदर हमें जो डेटा, डायनेमिक डेटा रखना है, यानी काउंट की वैल्यू जो 0 1 2 यहाँ पे बढ़ इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये बढ़ रहा है, इस पर क्लिक करने पे, तो वो अपन क्या कर रहे हैं, ये डायनेमिकली यहीं पे शो कर रहा है, और हमें वो बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आदि, फिर हम सेट करते हैं इनर टेक्स्ट क्लिक करने पे, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और वो वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। और उसके लिए हम कौन सा क्या यूज कर रहे हैं, तो अपन यूज कर ले कर्ली ब्रेसेस का, ठीक है। कहीं भी HTML के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल शो करना हो तो आप जो है ये कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड JSX क्या है वो भी बता दिया मैंने, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का XML सिंटेक्स है। आप वो अलाउ करता है आपको JS फाइल के अंदर HTML लाइक स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ठीक है। ये मोटा मोटी इतनी सी बातें हो गई हमारी। और दिस पब्लिक फोल्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ मोस्टली आप क्या करते हो, वो सारी चीज़ें असेट्स रखते हो जो आप चाहते हो कि आप पूरी एप्लीकेशन में किसी तरह से कहीं भी यूज कर लो, आसानी से यूज करो, आसानी से इंपोर्ट कर लो, आपको उसको मैनुअली पाथ देकर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे, वो अभी आपने देखा होगा, मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ पे इमेज यूज हुआ है, राइट, और ये क्या है, wit.svg। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, wit.svg, लेट्स सी, राइट, वो wit.svg आसानी से आ गया। हमें दोबारा ये इंपोर्ट जो हमने किया वीट लोगों को, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको वापस से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप करो या फिर नहीं करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पब्लिक फोल्डर में इस तरह से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो पब्लिक फोल्डर के अंदर से। तो मोस्टली जो फॉन्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब लोग पब्लिक फोल्डर में रखते हैं। फॉन्ट अगर एक्सटर्नल कोई फॉन्ट यूज करना हो, इमेजेस यूज करने हो, असेट्स जो है बेसिकली वो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी क्लास थी, पूरी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट अपन कैसे बनाएंगे, कैसे उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि स्टेट्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद प्रॉप्स। तो ये तीन जो है नेक्स्ट क्लास के लिए अपन रखते हैं, स्टेट, प्रॉप्स एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में डिटेल में देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स कैसे यूज करेंगे, राइट। और स्टेट एंड प्रॉप्स बेसिकली कंपोनेंट से रिलेटेड है, सो उसी में ही अपन देख लेंगे दोनों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।